नमस्ते दोस्तों। आज अभिव्यक्ति में हम सुनेंगे संजय कुमार अविनाश की लिखी कहानी लूटन की मेहरारू। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में खुशी की लहर दौड़ चली। लूटन की माँ तो डीजे की धुन पर ठुमके लगाए जा रही थी। एक से बढ़कर एक अंदाज में नृत्य भी परोस रही थी। वर्षों बाद जीवन के दायित्व को निभाने का मौका जो मिला था। घर वालों के काफ़ी जद्दोजहद के बाद लूटन ने शादी के लिए तैयार हुआ। घर के देवी देवताओं के साथ चौधरी जी के दालान पर ब्राह्मणी स्थान में भी कबूलती कर चुकी थी कि माई ई लुटना के ब्याह हो जाए तो 11 गो बूढ़ा पुरान ब्राह्मण जमाइबो और साथ में एगो चबूतरा भी बनाए देबो। तनिक भी शोर शराबा कानों तक सुनाई पड़ती कि लूटन की माँ रामवती छलांग लगाकर वहां पहुंच जाती ताकि शादी में अड़चन न आवे और सही सलामत ब्याह हो जाए। ऊपर वालों की कृपा से तनी मनी झिझक के साथ शादी संपन्न हो गई। बीच बीच में किसी भी बात को लेकर लूटन और नववधू कजरी में तनातनी स्वाभाविक हो चली। रामवती मौका देखकर वधू को समझाती, बेटी तू ही इस घर को संभाल पाएगी। ससुर जी जो हैं वे भी ऐसे ही थे। इस घर को सजाने में मैं क्या नहीं भोगी, फिर बाल बच्चा को संभालना। ये गांव देहात में भी पढ़ाना लिखाना बड़ा मुश्किल काम था। लुटना तो कम से कम चिट्ठी पत्री भी लिख पढ़ लेता है, लेकिन उसका बाप पूछना ही मत। किसी कागज को उठाकर फेंकने भी जाती तो झपट्टा मारकर छीन लेता और किसी से पढ़वाता। कहीं मायके से लैला बनकर तो नहीं आई, फिर भी संभाल ली। और आज देखो देख ही रही हो, 3 बेटे 2 बेटी से भरा पूरा बगान है। घर की लक्ष्मी बेटी ही होती है। तुम चाहो तो सब ठीक हो जाएगा, बगिया लहलहाती नजर आएगी। नई नवेली दुल्हन कजरी माँ की बात सुनकर गंभीर हो जाती थी। घर की यादों में गुम हो जाती। आंखों के सामने पड़ोसी डोमन की पत्नी की तस्वीर नाचने लगती थी। डोमन चाचा ने किस तरह चाची को सुबह सुबह पीटते थे, जबरदस्ती मजदूरी करने के लिए घर से डांट डपट कर भेज दिया करते थे और खुद दिन भर ताश खेला करते। इतना ही नहीं, शानो शौकत के साथ कहते भी थे, देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ। सच में भारत देश ही ऐसा है जहाँ कुत्तों के साथ मनुष्य को भी बिना कुछ किए भी भरपेट खाना मिलता है और सोने की चिड़िया वाली कहावत ना होकर चरितार्थ होती है। रामवती समय देख लूटन को भी समझाती थी। कई बार सोचने लगती कि कितना कष्ट उठाई इसकी शादी के लिए। सिर पर हाथ रखकर सोचती तो क्षण भर में ही याद आ जाती, मछली सिर्फ मारने से नहीं होता, उसे संभाल कर रखने से होता है। वरना वही नदी तालाब में चली जाती जहाँ आज़ादी होती है। फिर सोचती आज के ज़माने में वैसा भी कहीं गाय को जिस खूंटे से बांध दिया जाए और भूखा प्यासा बांधा रहे। अचानक सोमर तांती की बीती कहानी याद आ गई, जो पिछले 2 वर्ष पहले की बात थी। शादी के ठीक पखवाड़ा बाद ही उसकी पुतहू गायब हो गई। काफ़ी खोजबीन भी किया था, लेकिन वर्षों बाद पता चला कि उसे टीप टाप वाला लड़का चाहिए था। मोटर गाड़ी पर घूमना चाहती थी, जो भविष्य में भी यहाँ नहीं था। किसी लफुए के साथ भाग गई। यह बात चैन छीन लेता और गंभीर हो लूटन को समझाने लगती, लूटन मैं मानती हूँ कि तुम कभी भी नहीं कहा कि शादी ब्याह हो जाए, लेकिन माता पिता का तो दायित्व है ना। कजरी कितनी सुशील लड़की है, तुम साथ रहते हो, भली भांति समझते भी होगे। दूसरे घर की बेटी को सम्मान देना चाहिए। आखिर वो बेचारी किसके सहारे रहेगी। पति परमेश्वर होता है बेटा, उसका ख्याल रखना हम घर वालों का ही काम है। उसके लिए तो सब कुछ यही है, घर परिवार है ना। लूटन तुनक पड़ा और बोलने लगा, मैं बोल रहा था ना कि पहले छोटका का ब्याह कर दो। घर में दुल्हन चाहिए थी ना, आ जाती। मेरे ही गले में घंटी क्यों? लफंगा की तरह उसकी आदत थी ना। मेरी तो शिकायत नहीं थी, मैं यूं ही जिंदगी काट लेता। अचानक लूटन की आवाज़ बंद हो गई। सामने से कजरी जो आ रही थी। माँ बेटा की बातें सुन कजरी उल्टे पांव लौट गई। माँ की अपनत्व वाली बातें सुन चुप्पी को ताकत मन में ली और इसी के सहारे महीनों वर्षों में बीतता गया। लगभग 4-5 वर्षों तक कजरी चुपचाप किनारे की आस में लगी रही। आखिर लज्जा की देवी का उपमा जो जन्मजात हासिल कर चुकी थी। रामवती हमेशा कचोटती रहती। उस समय तो और जब पड़ोसी के यहाँ साल भर के अंदर ही बच्चों की किलकारियाँ सुनने को मिलती। कजरी के कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाती और बोलती, आजकल के नए का विचार गजबे हैं। अपन शौक के खातिर वंश भी रोके रहल। भला ई कोई शौक भइल।
कजरी माँ की बात सुनकर भी मुस्कुराती हुई तो कभी मायूसी लिए घर के अंदर चली जाती। धीरे धीरे चारदीवारी के अंदर से निकल पड़ोस की गलियों से होते हुए सगे संबंधियों तक बातें आग की तरह फैलने लगीं कि लुटना की मेहरारू बांझ है। जहाँ कहीं भी 2-4 औरतों की झुंड होती वहाँ हर एक कहानी की कहानी सुनाई जाती। उन औरतों में उदाहरण भी गजब जो अकाट्य होते। एक महिला बोल रही थी, वंश के खातिर दोसर ब्याह करे में का दिक्कत है। राजा दशरथ जैसन आदमी 3-3 ब्याह कैलहीन, भला वो लड़की न चाहत है कि वंश बढ़े। लुटना के माँ बाप के भी सोचे कि चाहे वंश बढ़ावो। इस तरह अनेकों मुँह अपनी अपनी बातों से लोक कथाओं को समृद्ध करती रहती। पुतहू को तो कोसन दिनचर्या में शामिल हो चुका था। रामवती भी बीच बीच में कई रूपों से कजरी को कोसने में तनिक भी नहीं सकुचाती। खुलकर तो नहीं बोलती, लेकिन ऊपर झापड़ में बातें वज्र की तरह होती। ऊपर से निकली चिंगारी को आस पड़ोस के लड़कों ने भी अलाव का रूप दे दिया ताकि कभी कभी गर्माहट महसूस हो। राह चलती कजरी के कानों तक आवाज़ आती, अरे उधार पैसा भी तो चलता ही है, नाम भी उसी का होगा और मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। कजरी चुप्पी को प्रतिष्ठा मान घुटती रहती। लड़कों के द्वारा चुभते फव्वारे को भी नज़रअंदाज करती। लूटन भी घर वालों के साथ साथ बाहर वालों का भी उलाहना सहता रहता। जहर के समान चाटुकारिता को भी पीना मुनासिब समझ बैठा और पीता रहा। वर्षों बीत जाने के बाद कजरी बाहर के काम में भी हाथ बटाने लगी थी। एक दिन जो ही घर से बाहर निकली ही थी कि गली में बैठी महिलाओं के झुंड अपनी अपनी पुतहू को छुप जाने का इशारा किया और कुंवारी बेटी को अपने पीछे बैठा ली ताकि एक बांझ की नज़र न लग जाए। सभी महिलाएं कजरी को अपशकुन मान आंख चुराने लगी थी और गांव के मर्द से लेकर लड़का तक को साण मानने में तनिक भी कोताही नहीं करती। रामवती दुत्कार भरी आवाज़ों को कान तक ही रहने देती, मन मस्तिष्क तक पहुंचने से मना करती रही। कई बार सोचने भी लगती कि माता पिता होने के नाते ब्याह तो करवा दिया, लेकिन बाल बच्चा तो संभव नहीं। इसके लिए तो ऊपर वालों को द्वारा निर्मित कार्य से ही संभव है। रामवती खुलकर कजरी को ताने भी नहीं मार सकती थी और ना ही जबरदस्ती एक दूसरे से। दिमाग पर जोर देने लगी, आखिर दोष किसका? ऐसा तो नहीं कि ई लूटन अभी तक आन वान में जी रहा है, किराया खा लिया हो कि कजरी में सटना ही नहीं है। ब्याह जो उसकी मर्जी के बिना हुआ था। कुछ दिनों तक पुख्ता सबूत की टोह में लगी रही। एक रात खुद में हिम्मत बना ली और सोची कि पापिन ही सही, लेकिन समझ के रहूँगी कि मामला क्या है। 2-3 रातें इहोर निहोर करती रही। कजरी और लूटन में भी बातें होती तो सुनती, लेकिन पति पत्नी का जो शारीरिक दायित्व होता है उससे काफ़ी दूर रही रामवती। यह देख कभी लूटन पर तो कभी कजरी पर शक गहराता गया। चौधरी की पुतहू वाली कहानी याद कर और कुंठित हो जाती। मन मसोसती हुई सोचती कि अगर जानवर होता तो ज़बरदस्ती किसी खूंटे से बांध साथ मिलवा देती। अचानक एक रात हंसी ठिठोली देख रामवती को सुकून महसूस हुआ। शारीरिक समागम की आभास सुन मन प्रफुल्लित हो गया, लेकिन लूटन के द्वारा निकली बातें सोच में डाल दिया। लूटन कजरी से कह रहा था, काजो मैं बदनसीब हूँ, मेरी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, काश मैं उसे बचा पाता। फिर क्या बातें हुई रामवती को मालूम नहीं। लूटन की बातें सुन रामवती अवाक रह गई। कई तरह की बातें हिलोरे मारने लगीं। फिर सोची, चलो बेटा है, ऐसा होता है। महीनों बाद कजरी की शारीरिक बदलाव न देख चुप रहने लगी। सबूत को पर्याप्त मान समझ गई कि लूटन में ही कमी है, वरना ये 8 साल में एगो बच्चा नहीं होता। जब 2 जबान एक साथ हजारों रात बिता चुका हो। कजरी पर रूनी कानाफूसी और बाहरी ताने कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। भभकती चिंगारी संपूर्ण शरीर में जलन पैदा किए जा रही थी। कजरी अब ढीठ बन चुकी थी, लेकिन फूहड़ता में कोई कमी नहीं, मानो सावन माह में बूंदाबांदी होने वाले बादलों की नियति में हो। एक दिन घर में शोर शराबा सुन पड़ोस की महिलाएं व पुरुष की भीड़ लग गई। आंखों के साथ बातों की जोड़ी बनी थी, यही सोचकर कि खुल्लम खुल्ला कर इस बांझ को गांव से दूर फेंक दें। विवाद में निकली बातों से मर्द लोग तृप्त हुए जा रहे थे और उन लोगों की मेहरारू ताने पे ताने मारे जा रही थी। अरे ई तो लूटना जैसन आदमी है जो इस बांझ को खिला खिला कर लठैत बना रखा है, वरना इसकी जगह मैं रहती तो कब के सोमरा के बाप लाठी मार मार के भगा देता। वह औरत कुछ देर सिर पर हाथ रखी रही, फिर बोलने लगी, भगवान एक बांझ को भी कितना सुविधा दे रखा है। रामवती की चुप्पी ने साबित कर दिया कि वह भी यही चाहती है। किसी के कंधे पर बंदूक
चाटुकारिता के साथ दुस्साहस भी समझ बैठी। वे चुपचाप और भी बातें सुनने को तरस रही थीं। बांझपन वाली पीड़ा से कजरी ऊब चुकी थी। टीस कम करने के लिए वह मवाद को बाहर होना जरूरी था ताकि पीड़ा शांत हो। कजरी की जुबान खुल गई और बनके लगी, ई गाँव में कोई है मर्द नहीं। तब तो बिहा के 8 साल बाद भी एगो कैलेंडर जारी नहीं कर पाया। भतार के नाम पर फूटल ढोल दे दिया और रंडी छिनाल कह कह के ताल ठोके जा रहा है। अरे ई औरत का देह है इसलिए ना। और हाँ, ई सिर्फ हमरी बात नहीं, सड़क पर भी छिनड़पन की धुन जगजाहिर है। याद रख, हम जन्मा के भी दिखा देब। और ऊ तोरा नियार तार गाछ वाला ऊ दिखावा भी नहीं, ओकरा में लाल पियर रंग भी भर देब, भूलना मत। कजरी की बात सुन मर्द लोग देखते ही रह गए। सामने खड़ी महिलाएं भी अवाक रह गईं। लूटन की माँ तो कुछ देर तक स्टैचू बन ताकती रही, फिर मुंह पर आंचल रख घर के अंदर प्रवेश कर गईं। आपस में फुसुर फुसुर करती महिलाएं आंगन छोड़ती चली जा रही थीं। निकलती हुई रंडी छिनाल से परिकृष्ट भी करती गईं। अपने कमरे में यूं ही पड़ा रहा। पड़ोसियों के बीच मनमाफिक काम हुआ और क्षण भर में ही आग के लपेटे विकराल रूप धारण कर लिया। रामवती की पीड़ा बढ़ती चली गई। पिता की भी आंखें लाल लाल। वे कजरी पर टूट पड़े। गांव वालों की उल्टी पुल्टी बातों ने इज्जत पर सवाल खड़ा कर दिया और कुछ औरतें रामवती को भी उकसाने में लगी रहीं। एक औरत तो बोल रही थी, दीदी ऐसन औरत के घर में रखेला से कोई फायदा ना आई, कभियो नाक कटाए देत। केकरो पर नजर गड़ाए के देख लते त ऊ बेचारी भी बांझ होए, फिर दूसरों के जिंदगी में। लूटन से सहा नहीं गया। वह घर से बाहर निकल आया। उसे देखते ही सभी महिलाएं ताव कसने लगीं। लूटन, तोरा में की कमी छोए? दूसर ब्याह कर ले, ऐसन मेहरारू से छुट्टी ले ले, एकरा में की रखल। लूटन कुछ देर के लिए चुप्पी साधे रहा, लेकिन उन लोगों की बातें कजरी पर दोष साबित करने के लिए उफान पर थीं। आखिरकार लूटन की आवाज़ निकल आई, इसमें कजरी की क्या गलती है? यह तो निर्दोष के साथ पवित्र भी है, चरित्र शिखर के समान। मैं नहीं चाहता कि अपने में समाहित दुर्गुण को किसी के रग में उड़ेल दूं और आने वाली पीढ़ी भी दुष्चरित्र होने से बचने का उपाय ढूंढता फिरे। घरवालों के साथ जमा भीड़ की निगाहें भी लूटन की तरह जम गईं। कान भी सुनने को और बेताब हो गए। फिर लूटन ने कहना शुरू किया, वर्षों पहले मेरा मित्र सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। डॉक्टर ने खून की ज़रूरत बताई और मैं तैयार हो गया था। कुछ ही मिनटों बाद जांच रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने कहा, आप किसी और आदमी को लाएं, आपका खून काम नहीं आएगा। उस समय तो कुछ समझ नहीं आया। जब तक उसके घर वालों की उपस्थिति हुई तब तक मित्र की मृत्यु हो चुकी थी। तब जाकर मैं डॉक्टर से उलझ गया। डॉक्टर ने समझाया कि आप किसी की जान बचाने लायक नहीं हैं, आपसे औरों की जान छिन सकती है। लूटन कुछ देर चुप रहा और आंखों से आंसू पोंछते हुए कहने लगा, मैं एड्स जैसी बीमारी से ग्रसित हूँ और जीवन का नाम बच्चा पैदा करना या सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना मात्र नहीं है। घर वाले अवाक रह गए। लगी भीड़ गली की ओर निहारने लगी। कजरी लूटन को सुने जा रही थी, जो 8 वर्षों से ललायित थी। चेहरे को छुपाना चाहा, लेकिन कजरी लपक कर लूटन से लिपटी हुई आंचल से आंसू पोंछने लगी। दोस्तों, ये अंत था इस कहानी का। एक नई कहानी के लिए साथ जुड़े रहिए।